अपने दूसरे वक्तव्य के लिए प्रोफेसर रजनीश शुक्ल जी को निवेदन करता हूँ, कृपया वो अपना दूसरा जो सत्र है तुलनात्मक अध्ययनों का निहितार्थ, इस विषय पर अपना वक्तव्य रखें। डॉक्टर रजनीश शुक्ल का पहला सवाल था कि ये सब कुछ इतना बढ़िया था तो चला कहाँ गया, ये ज्ञान दृष्टि कहाँ चली गई, ये ज्ञान संपदा कहाँ चली गई और इसका व्यवहारिक अनुप्रयोग जीवन में दिखता क्यों नहीं है। ये व्याख्यान का जो शीर्षक है क्यों नहीं दिखता है, किस प्रकार की साजिश के कारण नहीं दिखता है, किस कारणों से होने के बाद भी प्रभावहीन है, इसको थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। क्योंकि पूरी दुनिया में आज सभी विद्यास्थानों में कंपैरेटिव स्टडीज का, कंपैरेटिव मेथोडोलॉजी का एक जोर बढ़ा है। ये जोर पहले नहीं था। ये जोर क्यों बढ़ा है इसको अभी समझेंगे तो कंपैरेटिव स्टडीज क्यों शुरू हुई थी ये समझ में आएगी। 1980 के बाद दुनिया में घोषणा हो गई कि दिस इज द एंड ऑफ द हिस्ट्री, द एंड ऑफ द ग्रेटर ट्रेडिशंस, ग्रेट क्राइम नैरेटिव्स। और समाज का अंत हो गया, इतिहास का अंत हो गया। इस घोषणा के साथ ही राज्य और व्यक्ति के बीच सीधे संबंधों के सूत्रपात की कोशिश की गई, क्योंकि यूरो केंद्रितता इस सिद्धांत में थी, इसलिए यूरोप को संदर्भित करके ही इसको समझा जा सकता है। वह यह कि जो पश्चिमी यूरोप था, यूरोप में भी पूरा का पूरा यूरोप नहीं, वह पश्चिमी यूरोप है, वो उत्तरी यूरोप है, उत्तर पश्चिम का जो यूरोप है, जिसके इर्द गिर्द यह अवधारणा गढ़ी गई। वहां आधुनिकता ने दो चीजें समाप्त की, एक तो परिवार, दूसरा समाज। सामाजिक अंतर संबंधों को समाप्त किया, सामाजिक संवेदना को समाप्त किया, और परिवार का जो मूल्यबोध है, जो त्याग पर आधारित है, जो अपेक्षा रहित प्रतिदान पर, समर्पण पर आधारित है, जो विशुद्ध भावना पर आधारित है, बुद्धि का, विवेक का, युक्ति का, जिसमें कोई स्थान नहीं होता है, जिसमें लाभार्थिता का कोई विचार नहीं होता है, इस प्रकार के समस्त मानवीय अंतर संबंध समाप्त हो गए। जिसकी चर्चा मेटरलिज्म के उदय के बाद 20वीं शताब्दी के प्रारंभ से ही शुरू हुई थी। कमाने वाला खाएगा, तो पंथेंडी जी ने इसका उत्तर किया कि कमाने वाला खिलाएगा। ये कमाने वाला खिलाएगा और कमाने वाला खाएगा, इनके बीच का जो संघर्ष है, यह यूरोप और भारत के बीच इनकाउंटर है। जो भारत और यूरोप का जो सांस्कृतिक मुठभेड़ है, सांस्कृतिक संघात है, इस संघात के द्वारा ही समझा जा सकता है। दुनिया में तुलनात्मक अध्ययनों की शुरुआत भी भारत में से ही होती है, भारत से होती है। इसलिए भारत के अंदर जो विद्यास्थान थे, उन विद्यास्थानों को एनालाइज करना और उनको यूरोपीय दृष्टि से समझना, इसकी कोशिश की गई थी। लेकिन हम जब तक तुलनात्मक अध्ययन होता क्या है इसको नहीं समझेंगे तो बात समझ में नहीं आएगी। उस तक तुलनात्मक अध्ययन और कुछ नहीं होता है, वो चुनने की प्रक्रिया है। चुनने की प्रक्रिया हमेशा स्वतंत्रता की डिमांड करती है। हम तभी तुलना कर सकते हैं जब हम चुनने के लिए स्वतंत्र हैं। चुनते क्या है? बेहतर को चुनते हैं। चुनते कैसे हैं? तो स्वतंत्र इच्छा शक्ति के साथ चुनते हैं। चुनते कैसे हैं? गुण दोष विवेचन पुरस्सर चुनते हैं। लेकिन वहां मैंने कहा स्वतंत्रता अपेक्षित होता है,
यूरोप ने बाद में एग्जिस्टेंशियल फिलोसफी को डेवलप करते ही मॉडर्निटी ने जिस फिलोसफी में फ्रीडम का जो कॉन्सेप्ट दिया था उसको जो विकसित करते हुए कहा वी आर फ्री टू चूज नॉट टू गेट। हम चुनने को तो स्वतंत्र है, ये बात बढ़िया, लेकिन हम प्राप्त करने के लिए स्वतंत्र नहीं है। हमारी अधिकारिता उसको प्राप्त करने में नहीं है। ये भी नॉलेज डाइकोटोमी है, ज्ञान और तथ्य के बीच का द्वैत है, विरोधाभास है। दूसरा, ये दो प्रकार की सांस्कृतिक दृष्टियों के अंतर में तुलना। पश्चिम की जो सांस्कृतिक विरासत है, यूरोपियन सांस्कृतिक विरासत है, वो बाइबल से आती है, वो ओल्ड टेस्टामेंट से आती है। उसमें ज्ञान, विवेक यह पाप का परिणाम है। मनुष्य का प्रथम पाप विवेक का प्रयोग है। चुनने की स्वतंत्रता का प्रयोग करके मनुष्य ने प्रथम पाप किया और उस पाप की संतानों की यह परंपरा मनुष्य जाती है, इस उदाहरण पर। और दूसरी भारतीय परंपरा, भारत की परंपरा, प्रकाश में लगे हुए समूहों की सांस्कृतिक परंपरा, जिसने एक उद्घोषणा की कि ज्ञान से अधिक पवित्र करने वाला, ज्ञान से अधिक शुद्ध करने वाला, ज्ञान से अधिक वरेण्य और कमनीय कुछ भी नहीं है। अब इन दो प्रकार की विरोधाभासी सांस्कृतिक दृष्टियों के बीच, दो प्रकार के विरोध के, सभ्यता के बीच जो संघात है, उस संघात से तुलनात्मक अध्ययनों की शुरुआत होती है। ये आग और पानी के बीच हुए संघात के बीच पकवान की तलाश की कोशिश है। आग और पानी का संघात होगा, ना आग रहेगी ना पानी रहेगा, केवल धुआं धुआं होगा, उसके बीच कौन सा पकवान होगा। लेकिन आज पूरी दुनिया कंपैरेटिव स्टडीज की तरफ विचार कर रही है। भारत के अंदर तो 200 वर्षों से हमने सारी चीजों को तुलनात्मक दृष्टि से देखने की एक आदत डाली है, और हम बार बार कहते हैं कि हमारी परंपरा परीक्षणित बौद्ध और किसी अथॉरिटी ने कहा है, इस नाते हम नहीं स्वीकार करते हैं। हम इसलिए स्वीकार करते हैं कि हम जैसे जौहरी, जैसे सुनार, सोने को काट करके, घिस करके, गला करके, कसौटी पर कस करके उसके सोने होने का निर्णय लेता है, किसी बड़े आदमी ने, किसी राजा ने, किसी श्रेष्ठी ने अपने सर से उतारा मुकुट और कहा कि ये सोना है, इसके आधार पर कोई सुनार नहीं मानता है। वैसा ही हमारी परंपरा ये रही है। साथ में हम तो कंपैरिजन करने वाले लोग हैं, हमको तुलना करनी ही चाहिए। वस्तुतः तुलनात्मक अध्ययनों का इतिहास वैसा सीधा और साधारण नहीं। तुलनात्मक अध्ययनों के इतिहास की शुरुआत कंपैरेटिव लिंग्विस्टिक्स से होती है, क्योंकि वो पहली चीज थी, पहला चैलेंज था यूरोपियंस को, जिसको भोगना पड़ा था। भारत की भाषा की समझ उनकी 14वीं-15वीं शताब्दी तक कैसी थी, भारत के बारे में उनकी सूचनाएं और जानकारियां, उनका भारतीय विद्या स्थानों के बारे में उनकी जानकारी कितनी थी, इसको वास्को डी गामा जो 3 पत्र लेकर के आया था अपने राजा का, भारत के लोगों के लिए, भारत के राजा के लिए, और जॉन एपेस्टल द लॉस्ट, खोए हुए एपेस्टल जॉन के लिए, उनसे पता चलता है। एक पत्र लाया था वो एम्परर ऑफ इंडिया के नाम, पत्र अरबिक में लिखा था। उनको ये मालूम था कि भारत की भाषा अरबी है। एक पत्र लाया था एपेस्टल द लास्ट, खोए हुए एपेस्टल, खोए हुए प्रेरित संत जॉन के नाम से, जिसकी खोज का क्रम चल रहा था। भारत की खोज का क्रम नहीं चल रहा था। पुर्तगाल में पिछले 40 वर्षों से
लॉस्ट एपिस्टल जॉन की खोज का क्रम चल रहा था, जिसमें वास्को डी गामा को चुना गया था। वो जॉन एपिस्टल के नाम से पुर्तगीज में एक पत्र लाया था। पहली बार भारत का समुद्री रास्ता खोजने वाले वास्को डी गामा के पास भारत के बारे में जानकारी कितनी थी, कौन सी जबान बोली जाती है ये भी नहीं। हो सकता है कि भारत वहां कोई और भाषा उस समय केरल में बोली जाती हो, मलयाली में बोली जाती हो, हम इस दावे को मानने को तैयार हैं, लेकिन अरबी तो नहीं ही बोली जाती थी। लेकिन उनको मालूम था कि भारत में अरबी बोली जाती है। भारत का कोई एक सम्राट है, भारत को एक छोटा सा भूखंड का टुकड़ा है। लेकिन 18वीं शताब्दी का अंत होते होते व्यापार के स्थान पर जब शासन की दृष्टि यूरोप की बनने लगी, ट्रेड कॉलोनीज के स्थान पर पॉलिटिकल कॉलोनीज बनाने की परिस्थितियां आ गई, तब अब जन को समझना चाहिए था, जन की भाषा को समझना जरूरी था। यहाँ के समाज के तौर तरीके, यहाँ की राजनीति, यहाँ की संस्कृति, यहाँ के मत मतांतर, श्रद्धा विश्वास, आदत व्यवहार, इन सब का अध्ययन करना आवश्यक था। लेकिन इन सब का माध्यम क्या हो सकता था? तो भाषा हो सकती थी। अब भाषा में हम एक कहें यह दिखाना पहली बात होती है, showing the solidarity। एकता दिखाएंगे तो दूसरा हाथ बढ़ाएगा। तो उन्होंने तुलनात्मक भाषा विज्ञान की शुरुआत की। तुलनात्मक भाषा विज्ञान के स्वरूप का सिद्धांत आज भी हम कहते हैं। अब संस्कृत से लेकर के वो जर्मन तक ये क्या है? आरोपीय लैंग्वेज है, इंडो यूरोपियन लैंग्वेज फैमिली है। ये इंडो यूरोपियन लैंग्वेज फैमिली कहां से बन गई? 14वीं शताब्दी तक तो नहीं थी। समस्या क्या है? दोनों के बीच की जानकारियां कितनी थी? मेगास्थनीज कभी पाटलिपुत्र नहीं पहुंचा। इंडिका मैंथरा में आके खत्म हो जाती है, मथुरा में आके खत्म हो जाती है। गंगा पार नहीं करती है, उसकी इंडिका के डिस्क्रिप्शन गंगा पार नहीं करते हैं, मथुरा में आके खत्म हो जाते हैं। ये इंफॉर्मेशन थी। वास्को डी गामा को कितनी इंफॉर्मेशन थी ये भी स्पष्ट है। वास्को डी गामा की भारत की समझ कितनी थी ये भी स्पष्ट है। वास्को डी गामा को कितना नेविगेशन आता था कि अगर अरब सागर में कांतिलाल शाह जैसा एक व्यापारी, जिसके एक नाव की कीमत यानी एक पानी के जहाज की जो साइज थी, वो वास्को डी गामा जो 4 जहाजें लेकर के चला था, जिसमें अरब से और भारत तक 3 जहाज लेकर के आया था, उन तीनों जहाज के साइज से बड़ी जहाज थी। इस प्रकार का नेविगेशन सिस्टम जिस सोसाइटी के पास है, वास्को डी गामा को नेविगेशन नहीं आता था। बहुत बड़ा समुद्री यात्री के रूप में जिसको प्रस्तुत किया गया, वो पहली बार जॉन एपिस्टल के नाम चिट्ठी लेकर के और बाइबिल की सौगंध लगा करके कि मैं जॉन एपिस्टल को ढूंढ के ले आऊंगा, इसके साथ जहाज में चढ़ा था। उसके पहले वो छोटी मोटी लड़ाइयों का विजेता था। ही वाज अ वॉरियर इंडीड, ही वाज अ ब्रेव सोल्जर इंडीड। लेकिन हमारे पास इंफॉर्मेशन क्या है? बहुत बड़ा जहाजी, बहुत बड़ा वैमानिक, एक्सपर्ट इन नेविगेशन। लेकिन यह सब प्रस्तुत करने के लिए, ठीक से प्रस्तुत करने के लिए हमेशा उस देश के जन की जबान में प्रस्तुत करना जरूरी होता है। देश के जन की जबान के निहितार्थ को समझना जरूरी होता है। यह तभी संभव था जब एकता दिखाई जाए। यही संभव था जब उस एकता को मान करके थोड़े पिछड़े हुए, भटके हुए, दूर चले गए, बंटवारे के भाई हैं, इनको भी मेरी समझ होनी चाहिए, इसको समझाने की कोशिश हो। तो विलियम जोन्स ने पहली बार संस्कृत पढ़ी ठीक से। उसके पहले जितनी स्टडीज हैं वो स्टडीज
जो भिन्न भिन्न ट्रेवेलॉग हैं, यात्री वृत्तांत है, उनमें भारत का जो वर्णन है उसके आधार पर मेगास्थनीज से लेकर के और वास्को डी गामा तक ये जो ट्रेवेलॉग लिखे गए, ये ट्रेवेलॉग कैसे थे, जिनको भारत की समझ नहीं थी, जिनको मथुरा और पाटलिपुत्र के बीच का अंतर नहीं मालूम था, जिनको जमुना और गंगा के बीच का अंतर नहीं मालूम था। विलियम जोन्स ईस्ट इंडिया कंपनी के ऑफिसर थे, जुडिशियल ऑफिसर थे। कहा जाता है कि कोलकाता हाई कोर्ट के जस्टिस थे। वो हाई कोर्ट का कंसेप्ट था कि नहीं भगवान ने ईस्ट इंडिया कंपनी कैसे हाई कोर्ट बना सकती है, मुझे नहीं मालूम है। ये आजकल के इतिहास में लिखा जाता है। भारत के जुडिशियरी के कंपैरेटिव हिस्ट्री में पटना में हाई कोर्ट ईस्ट इंडिया कंपनी के समय स्टैब्लिश हो गई थी। कोई कंपनी कैसे हाई कोर्ट बना सकती है, मुझे नहीं मालूम। लेकिन जो भी हो, बस जुडिशियल ऑफिसर दिया, रेवेन्यू के मुकदमे देखा करते थे। उनको संस्कृत पढ़ने की जरूरत क्यों पड़ी थी? संस्कृत से प्रेम के नाते नहीं, भारत के लॉ, कस्टमरी लॉ को समझने के लिए। और उसके लिए 1779 में एक फेलोशिप स्टेब्लिश की गई, ग्रांट फॉर संस्कृत एंड वर्नाकुलर एजुकेशन के नाम पर। 1 लाख रुपए फेलोशिप थी। विलियम जोन्स वाज द फर्स्ट रेसिपिएंट ऑफ दैट फेलोशिप। उसके बाद भी 2 लोगों को मिला। एक तो शब्द कल्पद्रुम के रचनाकार को मिला, भारतीय व्यक्ति था। वो एक निश्चित उद्देश्य हुआ था कंपैरेटिव स्टडीज की। जब हम चर्चा करेंगे, जब कंपैरेटिव रिलीजन और फिलोसफी में आएंगे तो उसकी थोड़ी चर्चा करेंगे। दूसरा विलियम जोन्स को मिला। बाद में 7-8 लोगों को देने के बाद एक और मिला था, उसका नाम मुझे ध्यान से आ रहा है। 3 बार ईसाई हुआ, 3 बार ब्राह्मण बना। और ईश तत्व विनिश्चय से लेकर के ईश तत्व विनिश्चय विवेक तक एक ही सीरीज में 7 किताबें, हिंदू व्यू ऑफ लाइफ और क्रिश्चियन व्यू ऑफ लाइफ, इनके आधार पर वो लिखता रहा, समीक्षा करता रहा और दोनों तरफ से स्कॉलरशिप जोड़ता रहा। इस प्रकार के लोगों के द्वारा तुलनात्मक अध्ययन का विकास भारत के अंदर हुआ। ब्रिटिशर्स ने 2 और काम किए थे, उनको जब तक नहीं हम समझेंगे तब तक तुलनात्मक अध्ययनों का इतिहास समझ में नहीं आएगा। 1790 में अरबिक कॉलेज कलकत्ता की स्थापना की थी और 1791 में गवर्नमेंट संस्कृत पाठशाला बनारस की स्थापना की थी। क्यों की थी ये भी समझते रहे। अरबिक कॉलेज पहले क्यों की, वो भी कोलकाता में की? क्योंकि उस कालखंड में भी मुस्लिम पॉपुलेशन पूर्वी बांग्लादेश को मिलाते हुए एक बड़ी संख्या में थी, लेकिन राजा हिंदू था। राजा हिंदू, जनता बहुसंख्यक मुसलमान। जब रेवेन्यू राइट मिल गए तो उन्हें जनता को यह बताना था कि हम तुम्हारे धर्म और तुम्हारी परंपराओं की रक्षा के लिए आए हैं। आगे बढ़े। जब शाह आलम से पूरे नॉर्थ का रेवेन्यू राइट प्राप्त हो गया तो जनता बहुसंख्यक, राजा मुसलमान। अब जनता को फिर वही बात विश्वास दिलानी थी कि ये मुसलमान राजा ने तो आपकी धर्म परंपरा के लिए कुछ भी नहीं किया है, ये कंपनी सरकार है जो क्रिस्तानी होने के बाद भी हिंदू धर्म परंपरा को बहुत महत्वपूर्ण, बहुत आदरणीय मानती है और उसके लिए कॉलेज स्टैब्लिश करेंगे। कॉलेज पर आना नहीं खर्च किया था दोनों जगह पर, वहां की जनता से, वहां के जागीरदारों से ही वसूल करके कॉलेज बनाया था। लेकिन ये मैसेज है, और ये मैसेज मैं काल्पनिक नहीं कह रहा हूं। 1790 में जोनाथन डंकन, रेजिडेंट ऑफ बनारस, ने जो चिट्ठी लिखी है कर्नवालिस को, उस चिट्ठी में बहुत साफ शब्दों में इसकी चर्चा किया है कि हमको 2 फायदे होंगे कि हिंदू जनता हमें अपनाई थी चिंतक समझने की। दूसरा कि हमको माल के मुकदमों में चोरी का काम करने वाले पंडित
के लिए पंडित नहीं मिल रहे हैं, क्योंकि वह क्रिस्तानी लोगों के साथ बैठना नहीं पसंद करते हैं। यदि उनका एक कॉलेज खोला जाएगा तो उस कॉलेज में वो विद्यार्थियों को पढ़ाने के लिए आएंगे, क्योंकि बनारस में पढ़ाने को सबसे बड़ी पूजा समझा जाता है। तो इस दृष्टि से वो आएंगे, और आएंगे तो हमको सहजता से वहां पर काम करने वाले पंडितों में जोड़ी मिल जाएगा। भारत के अंदर इंडिक स्टडीज, इंडोलॉजी के नाम पर जो शुरुआत करने की जरूरत थी, उस जरूरत का कारण यह था। तीसरी ये धारा यूरोप के अंदर शुरू हुई थी, वो चर्च ऑफ इंग्लैंड के अधीन खड़े हुए ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के बॉर्डन पावेल चेयर से शुरू हुई थी, और मैक्स मूलर से लेकर के राधाकृष्णन तक एक बड़ी लंबी परंपरा है जिसमें कंपैरेटिव स्टडीज की बात की थी। वो चर्च ऑफ इंग्लैंड के पैसे से स्टैब्लिश, भारत में एक अंग्रेज अधिकारी रहे व्यक्ति के जीवन की कमाई जो यहाँ के लोगों के द्वारा को लूट करके ही इकट्ठा हुई थी, ईमानदारी से चर्च से को दान कर दिया, इसलिए उसके ऊपर मुकदमा नहीं चला था ब्रिटेन में, जिसका उद्देश्य क्रिश्चियनाइजेशन ऑफ इंडिया है। तीसरी एक और चीज, विलियम विलफोर्स बिल, ब्रिटिश हाउस में 1 वर्ष तक जिस पर चर्चा होती रही, जिसे क्रिश्चियनाइजेशन ऑफ इंडिया बिल के नाम से जाना जाता है, विच वॉज द फर्स्ट डिस्कोर्स फॉर एजुकेशन पॉलिसी ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी इन इंडिया। और उसका परिणाम हुआ कि संस्कृत की ग्रांट बंद कर दी गई, वर्नाक्यूलर भाषाओं में पढ़ाए जाने वालों को सेंसस में अनपढ़ घोषित किया गया, सर्वे में अनपढ़ घोषित किया गया, और जो अंग्रेजी भाषा से पढ़े हैं सिर्फ उन्हीं को पढ़ने के लिए रखना है, सिर्फ उन्हीं को नौकरी देनी है। ये 1790 से लेकर के 1815 तक, ये जो 25 वर्षों तक ब्रिटिश इंडिया के अधिकारियों ने संस्कृत पढ़ने की कोशिश की, और संस्कृत पढ़ने के बाद जो उनका अनुभव आया था, उसमें मान लिया कि संस्कृत पढ़ करके गुलाम बनाना बहुत मुश्किल है, संस्कृत पढ़ा के गुलाम बनाना बहुत मुश्किल है। सही है, किसी को गुलाम बनाना है, किसी को उसकी पहचान खोती है, पहचान से मिटा देना है, उसकी जड़ों को उससे दूर कर देना है, जड़ों से काट देना है, तो उसकी जबान छीन लेनी है। कंपैरेटिव स्टडीज का दूसरा इतिहास भारत को जबानहीन बनाना था, भाषाहीन बनाना था, और भाषा समाप्त होती है तो समस्त ज्ञान समाप्त हो जाता है। इसलिए 1815 में यह तय हो गया कि ईस्ट इंडिया कंपनी 1 लाख रुपया प्रतिवर्ष जो संस्कृत एजुकेशन के नाम पर खर्च कर रही है, अब ये ग्रांट संस्कृत एजुकेशन के लिए नहीं खर्ची जाएगी। 1821 से लेकर के 1830 तक भारत के चारों प्रेसिडेंसीज में उन्होंने एजुकेशनल सर्वे किया था, रिकॉर्ड्स पब्लिश्ड है उसके, उनके ही द्वारा कुछ पब्लिश हुए हैं, कुछ भारत के अंदर भी अब पब्लिश हो गए हैं। वो एक एजुकेशन का सिस्टम, एजुकेशन का पैरल मॉडल देता है, दैट इज सेल्फ कंटेंट। लेकिन इससे पैरल ब्रिटिश एजुकेशन सिस्टम में कॉम्पैरेटिव स्टडीज के नाम पर ईमानदारी से आपको समझना और आपकी बेहतर चीजों को हम प्रयोग में लाएंगे, इस विश्वास को स्थापित करते हुए भाषा विज्ञान के क्षेत्र में काम हुआ। भाषा विज्ञान के क्षेत्र में काम होने से भाषा का मूल एक बताया जा सकता था, लेकिन भाषा एक नहीं बनाई जा सकती थी, तो उन्होंने दूसरा पकड़ा। भारत के अंदर क्या है, ये जो आस्था प्रणाली है, आस्था प्रणाली बड़ी मजबूत है। इस आस्था प्रणाली के कारण से भी इतने वर्षों की 700 वर्षों के मुसलमानों के शासन के बाद भी भारत को वास्तविक संदर्भों में गुलाम नहीं बनाया जा सका, कॉलोनी नहीं बनाई जा सकी, बल्कि मुसलमानों को एक कालखंड के बाद अपने औरबिक संबंधों को काट करके स्वायत्त शासी भारतीय के रूप में, समर्थ भारतीय सम्राट के रूप में, बादशाह के रूप में अपने को घोषणा करके यह डिक्लेयर करना पड़ा कि हमारी जड़ें वहां नहीं है। वो यहां की आस्था प्रणाली के कारण से।
मुसलमानों की जो दृष्टि थी, उस दृष्टि के कारण से भी उनको बहुत अधिक दूसरी आस्था प्रणाली को समझने की जरूरत नहीं थी। वो तो दो ही हिस्से में चलते थे, इधर यू बिलीव इन द कुरान और नॉट। बख्तियार खिलजी ने जब विक्रमशिला का विश्वविद्यालय जलाया तो उसके सिपा सालारों ने उससे पूछा था कि आप जो ये जला रहे हैं इसमें तो बहुत ज्ञान है। उसने सवाल किया, इस लाइब्रेरी में जो ज्ञान भरा हुआ है वो कुरान से ज्यादा है क्या? कोई मुसलमान कह नहीं सकता कहीं भी कुरान से ज्यादा है। कहा नहीं। कहा वही है जो कुरान में है क्या? कहा वैसा ही है जैसा कुरान में है। तो कहा जब कुरान में है और कुरान से ज्यादा नहीं है, इनका सब कुरान में है, तो इस प्रकार की बेकार और बेहुदा चीजों को जला देना ही बेहतर। ये उनकी एक दृष्टि थी, सभ्यता दृष्टि थी। इस नाते हुए वो जनों को प्रभावित नहीं कर सके, वो तलवार के आधार पर बढ़ना चाहते थे। लेकिन ब्रिटिशर्स दोनों ही दिमाग और शरीर दोनों को गुलाम बनाने की योजना के साथ थे। तो उन्होंने कंपैरेटिव रिलीजन का शुरुआत की और वैदिक स्टडीज को वही से फर्ट्स सॉन्ग के रूप में, गणेरियों के गीत के रूप में प्रस्तुत किया। धर्म दृष्टि को, बिलीवर्स की जो धर्म दृष्टि है, जो मोनोथेइस्टिक धर्म दृष्टि है, जो एकेश्वरवादी धर्म दृष्टि है, जो निराकारवादी धर्म दृष्टि है, जो बेस्ड ऑन द स्क्रिप्चर है, और अल्टीमेटली जो एक ही प्रकार से थ्योरी ऑफ क्रिएशन में विश्वास करती है। एक ही तरह से ईश्वर ने एक ही प्रकार की दुनिया एक रंग और रूप में बनाई, मनुष्य को अपने आकार में गढ़ा। यद्यपि वो बेग आकार था, बिना आकार का था, वो लॉजिक इतनी मजबूत थी। उसके सामने एकेश्वरवाद का एक मॉडल रखने की दृष्टि से कंपैरेटिव स्टडीज की शुरुआत हुई, कंपैरेटिव रिलीजन की शुरुआत हुई, तुलनात्मक धर्मों के अध्ययन की शुरुआत हुई। यह वस्तुतः तुलनात्मक उपासना प्रणालियों का सिद्धांत था, जिसको तुलनात्मक धर्म के इतिहास के रूप में प्रस्तुत करके पहली बार भारतीय चित्त और मानस को विकृत करने की, विचलित करने की, विभ्रम में डालने की कोशिश हुई। उसी के साथ एक दूसरा हिस्सा आता है कंपैरेटिव फिलोसफी का। अब साइंस एंड टेक्नोलॉजी का बेस तो हमेशा फिलोसफी होगी। अब फिलोसफी को कैसे विकृत करें? तो उसके लिए फिर संस्कृत पढ़े अंग्रेज विद्वानों की चालाश हुई। सिर्फ एक उदाहरण दूंगा। J.R. बैलेंटाइन, जिसने बहुत सारे संस्कृत ग्रंथों का अंग्रेजी में और बहुत सारे उस काल में अवेलेबल लेटिन कैनॉन्स का संस्कृत में ट्रांसलेशन किया था। नो मॉर्गन बेगन की, एस ए कंडर ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग की, इस प्रकार से बहुत सारे कैनॉन्स का उसने ट्रांसलेशन किया था। उसने एक किताब लिखी, दैट इज द वेरी फर्स्ट बुक इन हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड फॉर कंपैरेटिव स्टडीज। जैसे हमारे कुछ मित्र कह सकते हैं कि जो इसके पूर्व की इस्लाम और भारत के बीच की जो का इनकाउंटर है उसमें भी कंपैरेटिव स्टडीज हुई बख्तियार खिलजी माना जाता। लेकिन वह पहली बार किताब बुद्धि के साथ, दिमाग के साथ लोगों की दृष्टि को बदलने के लिए लिखी गई, वो थी न्याय कौमुदी, संस्कृत में लिखी गई। उस J.R. बैलेंटाइन की न्याय कौमुदी की पहली कारिका है, पहला श्लोक है, यन्मतम इंग्लैंडियाना मतम यद गौतमादिवे तयोः साम्य वैषम्यश्च विषयो अत्र। संस्कृत थोड़ी अशुद्ध है जरूर, दांत में कंका जैसा लगा, लेकिन वो जानबूझ करके रखी गई थी। अब कहना क्या था? इंग्लैंड वालों का जो विचार है, जो सिद्धांत है, जो फिलॉसफी, मतम इंग्लैंडियानाम, दिस इज द आइडियोलॉजी ऑफ द ब्रिटिशर्स। मतम यद गौतमादि, गौतमादि ऋषियों का की जो फिलॉसफी है,
तयोः साम्य वैषम्यश्च विषयोऽन्तर्विच्यते। उनकी का साम्य और वैषम्य, इन दो विषयों की मैं यहां विवेचना करूंगा। बड़ी अच्छी बात लगती है इसमें, बुरी बात क्या भाई? अब इंग्लैंडियों का मत क्या है, तो वहां पर वह एज्यूम कर लेता है, प्रीसपोज कर लेता है कि ब्रिटिशर्स का जो मत है वो इंप्रेसिज्म है। ब्रिटिश आइडियलिस्ट ट्रेडिशन को पूरी तरह से डिनाई कर जाता है, और यहां से किसको चुनता है? वेदांत को नहीं चुनता है। यद्मतम शंकरादिवी नहीं कहता है, यद्मतम गौतम आदिवी क्यों कहता है? क्योंकि गौतम का सिद्धांत यानी न्याय मत यानी साइंस एंड टेक्नोलॉजी के प्रयोजन से किस प्रकार के दार्शनिक चिंतन और किस प्रकार के दार्शनिक सिद्धांतों के फार्मूलेशन की जरूरत है, उसको समझने की दृष्टि। लेकिन इसके बीच से निकलता क्या है कि भारत के अंदर एक अनुभववादी परंपरा है, भारत के अंदर एक इंप्रेसिव ट्रेडिशन है। भारत के अंदर जो इंप्रेसिव ट्रेडिशन है, वो इंप्रेसिव ट्रेडिशन ब्रिटिश इंप्रेसिव ट्रेडिशन के समान। अब इंप्रेसिव ट्रेडिशन का क्या हुआ? इस पूरे इंप्रेसिज्म का जो चरम निष्कर्ष डेविड ह्यूम में दिखता है, वो कहां जाता है? वो प्रकार के संशय में ले जाता है, स्केप्टिक की ओर ले जाता है। हमने माना था संशय आत्मा विनश्यति, यह है या है, ये भी नहीं है, वो भी नहीं है, शायद कुछ भी नहीं है, शायद सब झूठ बोल रहे हैं। इस प्रकार की जो दृष्टि थी, इस दृष्टि की ओर इंप्रेसिज्म ले जा रहा। कॉन्टियन रिकॉन्सिलिएशन की चर्चा नहीं करता है, क्योंकि आइडियलिस्ट ट्रेडिशन को भी मानता अगर ब्रिटेन में है तब तो कॉन्टियन रिकॉन्सिलिएशन की चर्चा थी। लेकिन ब्रिटिश इंप्रेसिज्म के सिवाय और किसी प्रकार के ट्रेडिशन की चर्चा उस कंपैरेटिव स्टडी में जानबूझकर नहीं करता है। यानी एकांगी यूरोप को संपूर्ण भारत की तुलना में, एकांगी यूरोप यानी ब्रिटिश यूरोप को, इंग्लिश यूरोप को संपूर्ण भारतीय विचारों की तुलना में प्रस्तुत करने के लिए गौतम के सिद्धांत को, जो सिर्फ अविद्या स्थानिक ज्ञान परंपरा के लिए थी या अपरा विद्या के लिए थी या जीवन में उपयोगी विद्या शिल्प कौशल के विकास के लिए थी, उसको भारत की दार्शनिक परंपरा के रूप में प्रस्तुत करते हुए अंततः यह संशयवाद की और अनुभववाद मूलक होने के नाते प्रमाण शास्त्र हमने कहा था, जब प्रमाण शास्त्र ही संशय में आ गया, जब भारत का प्रमाण शास्त्र ही संशय शास्त्र बन गया, तो शेष सारी भारतीय विद्याओं के लिए कोई स्थायी अवकाश नहीं बनता है। सबसे विश्वास डगमग होता है, सबसे आस्था डगमग होती है। इस प्रकार की रचना की एक लंबी परंपरा इंप्रेसिज्म की ट्रेडिशन 20वीं शताब्दी के प्रारंभ तक, जब राधा कृष्ण और मूर सोर्स बुक ऑफ इंडियन फिलोसफी लिख रहे होते हैं, तो राधा कृष्ण और मूर ये दोनों मिलकर के भी उसी प्रकार की न्याय की ट्रेडिशन को ब्रिटिश ट्रेडिशन के समानांतर और अंततः यूरोपीय ट्रेडिशन के रूप में प्रस्तुत करते हैं। इस तरह से तुलनात्मक अध्ययनों के नाम पर यूरोपीय श्रेष्ठता का प्रतिपादन, भारतीय दर्शन, भारतीय विचार दृष्टि, भारतीय धर्म दृष्टि, भारत की वैश्विक दृष्टि के लिए प्रचलित भारत के जन के द्वारा सहजता से अर्थबोध हो जाने वाले शब्दों के स्थान पर यूरोपीय टर्मिनोलॉजीज का प्रयोग, भारतीय वस्त्र, भारतीय चिकित्सा प्रणाली, भारतीय भोजन, इन सबका उन टर्मिनोलॉजीज का प्रयोग करते हुए इनकी हेयता का प्रतिपादन, विश्व का लक्ष्य, विश्व धर्म महासभा में विवेकानंद ने जीत भले प्राप्त की हो, लेकिन विश्व धर्म महासभा का जो लक्ष्य था वो क्रिश्चियनिटी किस प्रकार से विश्व होगी, और उसमें वो तो सफल है स्पाइट ऑफ ऑल।
they got success. कैसे सफल रहे अभी होता था, क्योंकि विवेकानंद वो व्यक्ति अकेले व्यक्ति हैं जो कंपैरेटिव रिलीजन की दिशा को बदलते हैं, जो कंपैरेटिव रिलीजन भारत के अंदर भारतीय धर्म दृष्टि को रिफरेंस के टर्म ऑफ रेफरेंस बना करके ही दुनिया में कंपैरेटिव रिलीजन हो सकता है, इस बात का प्रतिपादन करते हैं। वो चला नहीं क्योंकि सत्ता उनके पास नहीं थी, और भारत में पढ़े हुए बुद्धिजीवियों को उस बात की समझ नहीं थी। जब गांधी भी कहते हैं विवेकानंद के कारण से भारतीय विद्याओं को समझने में मुझे सफलता मिली, और हिंदू स्वराज्य जो गांधी प्रस्तुत करते हैं वो एक दृष्टि है, वो नामधारी संतों की विश्व दृष्टि है, जो बहिष्कार से आती है, जो स्वदेशी से आती है, जो स्वावलंबन से आती है, जो जिद्द आती है, नकार की जो ताकत आती है यूरोपीय सभ्यता की, वह भारतीय सभ्यता दृष्टि, जिसे हम धर्म दृष्टि कहते हैं, उसके द्वारा आती है। पूरी यूरोपीय सभ्यता को दानवी सभ्यता कहने की जो ताकत गांधी को वहां से मिलती है। लेकिन इन सब के बाद भी ये सच है कि धर्म दृष्टि को आस्था दृष्टि रिलीजन के रूप में परिवर्तित करने की कोशिश, ये समाधि बजाना, खड़ता लगाना, छुओ मत, यहां मत जाओ, वहां मत जाओ, इससे मत मिलो, उससे मत मिलो, इसको भारत में धर्माचरण के मानदंड के रूप में, रिलीजियस डॉगमास के रूप में प्रस्तुत करने का जो काम हुआ वह तुलनात्मक धर्मों के द्वारा हुआ, तुलनात्मक धर्म के अध्ययन के द्वारा हुआ। कैसे हुआ, एक उदाहरण से प्रस्तुत करूंगा। तुलनात्मक धर्म के अध्ययन में आज भी दुनिया के जो सबसे बड़े नामों की चर्चा होती है, उसमें भारत से जो नाम प्रथम क्रमांक पर आता है, वो प्रथम क्रमांक वाला नाम है डॉक्टर भगवान दास। इसेंशियल यूनिटी ऑफ ऑल रिलीजन्स, ये दुनिया की वो पहली किताब है जो धर्मों में तात्विक एकता का दार्शनिक आधार प्रस्तुत करती है। और 1945 तक डॉक्टर भगवान दास इसके प्रचारकर्ता के रूप में रहे, लेकिन 1947 सितंबर के महीने में भारत की आजादी, खंडित आजादी 15 अगस्त 1947 के बाद, वो एक किताब उन दिनों लिख रहे थे, किताब हिंदी में थी, हिंदुस्तानी में थी, संकर संस्कृति की, संकर भाषा, खिचड़ी भाषा में थी। उसके 57-58 पृष्ठ बीत जाने के बाद उन्होंने एक ब्लॉग बनाया किताब में अपने हाथ से, और कहा पाठक आगे से मेरी भाषा में परिवर्तन है। अब उर्दू, हिंदी और अन्य अरबी भाषाओं से मिली जुली जो हिंदुस्तानी में प्रयोग कर रहा था, उसके स्थान पर संस्कृत से शब्दों को प्राप्त करने वाली हिंदी भाषा को देखेंगे, क्योंकि कारण देते हैं कि पांथिक आधार पर भारत ने के 2 राष्ट्रों में विभाजन के बाद से हिंदुस्तानी ने भारत की भाषा कहलाने का अधिकार खो दिया है। यह इसेंशियल यूनिटी ऑफ ऑल रिलीजन्स का लेखक दुनिया में तुलनात्मक अध्ययनों के आइकॉन के रूप में प्रस्तुत होने वाला भारत रत्न डॉक्टर भगवान दास, किताब छपी हुई है, कोई भी देख सकता है। वो टिप्पणी आज भी यथावत कायम है। अर्थात तुलनात्मक अध्ययनों का जो उद्देश्य था, वो विलियम जोन्स से लेकर के J.R. वैलेंटाइन से लेकर के थियोसॉफिस्ट डॉक्टर भगवान दास तक, थियोसॉफिस्ट एनी बेसेंट तक, हम अन्य मामलों में चाहे जितनी ही प्रशंसा कर रहे हैं, लेकिन 1893 में विवेकानंद के खिलाफ दुष्प्रचार करने वाले थियोसॉफी के मूवमेंट को भी नहीं भूला जा सकता, जो भारतीयता की अपनी ब्रह्म समाज और थियोसॉफी के द्वारा भारतीयता की जो मोनोथेइस्ट व्याख्या प्रस्तुत की जा रही थी, वह यूरोप की विश्व दृष्टि, विश्व सभ्यता के साथ मिलती हुई थी। इस प्रकार से हम इतने प्रकार से अपने तुलनात्मक अध्ययनों के द्वारा भ्रम विक्रम शिकार रहे हैं, जिसके कारण से हमारा यथार्थ भूला है।
और उन्होंने अपने हर्मेनेटिक का डेवलप खुद के लिए हर्मेनेटिक का विकास कर रहे थे, जिससे बाइबल की पंक्तियों के शुद्ध अर्थ उसी शुद्धता में बनाए रखे जाएं और भारत के लोगों को अपनी विशाल दार्शनिक, विशाल शास्त्रीय, विशाल वैज्ञानिक परंपरा को यूरोप के उन सिद्धांतों के आधार पर जिनको अपने जीवन के लिए उपयोगी नहीं मानते थे, उनको टर्म ऑफ रेफरेंस बना करके भारतीय समाज को समझ की विकसित प्रस्तुत किया है। यह निहितार्थ है भारत में तुलनात्मक अध्ययनों का विषय और समय की सीमा को देखते हुए ये विराट विषय और कहीं न कहीं निरवधिक काल तो हमें प्राप्त नहीं है। अब अवधि जितनी मिली है उसमें जो थोड़ी बहुत कोशिश की थी, अंततः मैं कहना चाहूँ तुलनात्मक अध्ययनों के विभ्रम से भारतीय विद्याओं को निकालना होगा। यूरोप को दुनिया का केंद्र बना करके सांस्कृतिक विद्याओं के संदर्भ में यूरोप की दृष्टि के आधार पर भारत को समझने की कोशिश है। उस कोशिश से निकालने का काम भारत के बुद्धि धर्मी जन को ही करना पड़ेगा। अदरवाइज 1893 में ही विवेकानंद ने एक विश्व महायुद्ध की कल्पना की थी। विश्व धर्म सभा में विश्व महायुद्ध की कल्पना करने वाला वो विचारक कहता, आने वाले दिनों में मैं दुनिया के अंदर एक विश्व महायुद्ध देख रहा हूं, एक महायुद्ध देख रहा हूं जो क्रिश्चियनिटी, इस्लाम और बुद्धिज्म के बीच हो। क्रिश्चियनिटी और इस्लाम एक कुल हो जाती के थे, आज भी जिंदा है। बुद्धिज्म को उस लड़ाई से बाहर कर दिया गया, क्योंकि बुद्ध और विष्णु को साथ लेकर के दुनिया को एक वैकल्पिक सभ्यता दृष्टि, एक वैकल्पिक विश्व दृष्टि दी जा सकती थी। थर्ड वे में जो ठेंगड़ी जी कह रहे हैं, रास्ता सिर्फ दाएं और बाएं की ओर नहीं है। दुनिया टू डायमेंशनल नहीं है, या तो दाएं आयाम से चलोगे, या तो राइटिस्ट वे से चलोगे, या लेफ्टिस्ट वे से चलोगे, या तो केवल उत्पादन करते हुए दुनिया को लड़ाओगे, या केवल वितरण करते हुए दुनिया को दरिद्र बनाओगे। इस आधार पर नहीं चलती है दुनिया। उत्पादन, वितरण, उत्पादन और वितरण के संग्रहण और संरक्षण के आधार पर चलती है। एक तीसरा रास्ता भी है, सिक्के के दो आयाम के अतिरिक्त इन दो आयामों को बनाने वाली है मोटाई वाली रास्ता है। और वहीं तो वो सीमित नहीं होता, ये त्रिआयामी विश्व ही अंतिम नहीं है। ये सकल जड़ रचना एक चौथे आयाम की, एक लोकोत्तर आयाम की अपेक्षा करती है। विदाउट द क्वेस्ट ऑफ द फोर्थ डायमेंशन, दिस थ्री डायमेंशन व्हाट कैन नॉट बी एग्जिस्टेड। तो यह जो चौथे आयाम की खोज थी, ये लोकोत्तर की खोज थी, जो सबकी मुक्ति अपने उपक्रमों से प्राप्त होगी। ज्ञान को पवित्र मानने और उस पवित्र ज्ञान की साधना करते हुए, स्वयं को पवित्र करते हुए अन्यों को पवित्र करने का यज्ञ करने के यत्न से प्राप्त होगी। उसके स्थान पर ज्ञान को बेसिक सिन, फर्स्ट सिन, अल्टीमेट सिन एंड आवर होल डिस्कोर्स इज द रिजल्ट ऑफ दैट सिन। इस रूप में ज्ञान को पाप मान करके जो दृष्टि थी, वही दो दृष्टियां नहीं है। एक पवित्रता की दृष्टि, एक तीसरी दृष्टि है विकल्प की दृष्टि है, भारतीयता की दृष्टि है, प्रकाश की दृष्टि है, लोकोत्तर में श्रेष्ठता और शुभता के विकास की दृष्टि है। यह तुलनात्मक दर्शन के द्वारा नहीं संभव हो सकती है, तुलनात्मक धर्म के द्वारा नहीं हो सकती, ये तुलनात्मक विज्ञान और तुलनात्मक तकनीक के द्वारा नहीं हो सकती। ये उसी रास्ते से हो सकती जो रास्ता गांधी कहते हैं, सब कुछ डिनाई करना पड़ेगा, सब कुछ छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि यह आसुरी सभ्यता है, ये शोषण की सभ्यता है, ये मनुष्य की विकृतियों का परिणाम है। मनुष्य को यदि संस्कृति के रास्ते पर चलना है, मनुष्य को शुभता के रास्ते पर चलना है, तो इस प्रकार उत्पादन और वितरण और भोग पर आधारित जो विश्व विरोधी विश्व दृष्टि है, इस विश्व विरोधी विश्व दृष्टि, विश्व अस्तित्व का निषेध करते हुए कुछ काल मात्र के लिए विश्व को मानने वाली दृष्टि के स्थान पर ये जो हमने माना था नित्यता का सिद्धांत, यथा धाता पूर्वम कल्पयत,
जिसमें ईश्वर को भी इतना स्वातंत्र नहीं है कि कर तुम अकर तुम अन्यथा कर तुम हो जाए, अर्थात जैसा चाहेगा वैसा नहीं बना देगा। जैसा पूर्व क्रम में यह सृष्टि होती रही है, ईश्वर की क्षमता उतने ही तक व्यवस्थापित करने वाली है, शेष कार्य मनुष्य को करना है। इस प्रकार की मनुष्य को स्वतंत्रता देने वाली, इस प्रकार से मनुष्य के बहुधर्मिता, बहुसांस्कृतिकता, बहुत्व के चैतसिक दृष्टि को प्रतिस्थापित करने वाली जो वैदिक दृष्टि है, वही मूल दृष्टि है जहां वेद चिल्लाते हैं जन्म विप्रति बहुधा विवाचसम नाना धर्माणाम पृथ्वी यथौकसम। इस धरती पर नाना प्रकार से विचार करता हुआ मनुष्य, नाना बोलियों को बोलता हुआ मनुष्य निवास करता है। लेकिन यह है कैसी? यह संस्कृत में ही है। और संस्कृति कैसी है? सा संस्कृत विश्व। मनुष्य पाप की उत्पत्ति नहीं है। वयम अमृतस्य पुत्रः, हम अमृत पुत्र हैं। हम पवित्रता के, हम शुभता के, हम संरक्षण के, हम अमरत्व के, विकास के ज्ञान यात्री है। इसलिए छोटा बच्चा नचिकेता भी पिता जब कहता है जा जा तुझे मैं मृत्यु को देता हूं, तो चल पड़ता है हमसे दो हाथ करने के लिए, लड़ पड़ता है हमसे 3 दिन अनशन करने के बाद। नहीं चाहिए राज्य, नहीं चाहिए लो, मुझे वो दो जिससे अमरत्व प्राप्त होता है, मुझसे वो दो जिससे इस मनुष्य शोक के पार चला जाता है, मनुष्य ईर्ष्या और तृष्णा के पार चला जाता है। उस अमृत विद्या को दो, उस अग्नि विद्या को दो। और नाचिकेतस विद्या, अमरत्व की विद्या, ब्राह्मी विद्या लेकर के लौटता है वो नाचिकेतस वृत्ति। 200 वर्षों के अंदर प्रयास करते हुए भारतीय मन मानस और मेधा से मिटाई गई है, उसको पुनर्जागृत करने का यह सही कालखंड है। मैं चाहता कि तुलनात्मक अध्ययनों का जो निहितार्थ 200 वर्षों में रहा है, उससे हम सबका परिचय ठीक से हो, इसको और थोड़ा दिशा निर्देश कर सकूं, थोड़ा उंगली दिखा सकूं। और आप सब, हम सब जब एक दिशा में एक साथ मिल करके सोचेंगे, सत्य के संधान का सोचेंगे, नृत्य के अनुभव का सोचेंगे, तो भारत पर, भारतीयता पर, भारत विद्या पर और अंततः समस्त विश्व पर जो आया हुआ अस्तित्व का संकट है, इससे पूरी दुनिया को त्राण मिलेगा। हमारी थोड़ी कोशिश पूरी दुनिया को त्राण दिलाने की कोशिश है। जैसे सूर्य को दिया गया एक लोटे का अर्घ्य सूर्य को जल दे, सूर्य को शांति देता है, वैसा ही शायद ऐसा होगा।